हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम कवर कर रहे हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो आज की इस वीडियो में बेटा वन शॉट क्लास होगी आपकी यूनिट 4 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपका जो दो टॉपिक्स आपके यहाँ स्प्रिंग्स और कॉलम एंड स्टड्स। तो स्प्रिंग और कॉलम स्ट्रेस के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपके दो टॉपिक हैं यहाँ पर, एक तो आपका है स्प्रिंग्स, दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे होता है वो है आपका कॉलम्स एंड स्टड। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके इस यूनिट के अंदर है, स्प्रिंग्स एंड कॉलम एंड स्टड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग्स की। तो चैप्टर नंबर जो आपका यहाँ पे यूनिट रहने वाला है, जो उसका पहला टॉपिक है वो है आपका स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से 100% आएगा स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग्स भी आपकी कितने तरीके की होती हैं जो हमको कवर करनी है यहाँ पर। बेसिकली टू टाइप्स की स्प्रिंग्स होती हैं। एक तो होती है बेटा आपकी हेलिकल स्प्रिंग्स, हेलिकल स्प्रिंग्स, और जो दूसरी स्प्रिंग होती हैं वो होती हैं आपकी लैमिनेटेड स्प्रिंग। लैमिनेटेड स्प्रिंग, या जिसको हम लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमें बेसिकली दो टाइप की स्प्रिंग्स पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। एक तो है आपकी हेलिकल स्प्रिंग जिसमें हेलिक्स होते हैं, है ना, जो आपने जनरली बाइक वगैरह में देखी होगी। और लैमिनेटेड स्प्रिंग होती है जिसमें क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है मेटल की, जिनको आपस में कनेक्ट करके असेंबल करके क्या बनाई जाती है, स्प्रिंग बनाई जाती है। ये स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगी, आपने देखा होगा बस ट्रक वगैरह में आपको ये दिखते हैं। तो जहां पर हैवी लोड रिक्वायरमेंट होता है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं लैमिनेटेड स्प्रिंग का। और जहां पर हमारा सडन लोड आ रहा होता है, उस इंपैक्ट को, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम क्या करती है, स्प्रिंग करती है। तो वाट एवर द शॉक इज कमिंग टू द व्हीकल, तो जो भी हमारे व्हीकल के ऊपर शॉक आता है, इंपैक्ट लोड आता है, उस इंपैक्ट लोड की जो एनर्जी होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और उसके बाद क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो इनका क्या फंक्शन होता है, टू एब्जॉर्ब द इंपैक्ट फोर्स, टू एब्जॉर्ब द इंपैक्ट फोर्स। ठीक है, तो जो भी इंपैक्ट फोर्स से एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को क्या करते हैं ये, उसको उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड देन रिलीज, एंड देन रिलीज, और फिर अपने देन रिलीज टू कम बैक इन इट्स ओरिजिनल साइज। ठीक है, फिर अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है। तो मेन काम जो होता है रेजिलियंस का होता है, इसका स्प्रिंग्स का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, रेजिलियंस के लिए, है ना। रेजिलियंस का मेन प्रॉपर्टी जो है मटी इसकी, वो क्या रहती है, रेजिलियंस रहती है। तो ये एक इंपैक्ट फोर्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद इसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है, और फिर दोबारा से जैसे ही लोड हमारा वो हटता है, फिर दोबारा से ये क्या करते हैं, आफ्टर रिलीजिंग द लोड अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। और दूसरा इनका काम होता है, कंट्रोलिंग का भी काम होता है इनका, कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ब्रेक्स एंड क्लचेस, है ना। क्लॉक्स में भी आपको मिलेंगी कंट्रोलिंग करते हुए, जो फोर्स हमको कहीं पर रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने कोई गेट देखा, जैसे हम गेट को ओपन करते हैं तो वहां पर एक स्प्रिंग लगी होती है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है उसके फंक्शन को, दोबारा से उसे बंद कर देते हैं हम गेट को। तो काफी सारे वर्क्स होते हैं स्प्रिंग्स के, जहां पर भी एनर्जी आपकी हमें एब्जॉर्ब करके रिलीज करानी होती है, तो वहां पर भी हम स्प्रिंग्स का काम करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हेलिकल स्प्रिंग की। तो हेलिकल स्प्रिंग भी होती हैं जो दो टाइप की होती हैं यहाँ पर। एक होती है ओपन कॉइल्ड, और दूसरी होती है आपकी कौन सी, क्लोज्ड कॉइल। ठीक है, ओपन कॉइल का मतलब क्या और क्लोज कॉइल का मतलब क्या है, कि जो स्प्रिंग होती है हमारी बेसिकली उसमें क्या होते हैं आपके, हमारे हेलिक्स होते हैं। क्या होते हैं, हेलिक्स। इस तरीके से हेलिक्स होते हैं स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हेलिक्स जो है, तो इससे क्या होता है, इसमें एक हेलिक्स एंगल क्रिएट होता है। यहां पर क्या होगा, एक हेलिक्स एंगल क्रिएट होगा, इसे हम बोलेंगे क्या, हेलिक्स एंगल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। तो अगर हमारा हेलिक्स एंगल 15 डिग्री से कम रहता है ना, तो उन स्प्रिंग्स को बोला जाता है आपका क्लोज्ड,
क्लोज्ड कॉइल, जिसमें इनकी कॉइल्स क्या होती है, उसमें गैप क्या रहता है, काफी कम रहता है। अगर आपका एंगल 15 डिग्री से ज्यादा है तो उनको बोलते हैं हम क्या, ओपन कॉइल। और यहाँ पर क्या है, आपको गैप देखने को मिलेगा स्प्रिंग की कॉइल्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइल्स आपकी हो सकती हैं स्प्रिंग्स के अंदर, और इसके अंदर क्या जनरेट होता है, आपका डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारी जो बेसिकली हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, जो आपकी स्प्रिंग्स हैं क्लोज कॉइल और ओपन कॉइल, उसके ऊपर क्या करना है, लोड एनालिसिस करना है। यानी कि उसके ऊपर जब लोड आता है, जब हम लोड लगाएंगे, कोई भी इंपैक्ट लोड जब उसके ऊपर आएगा, तो उस पर आपका वो किस तरह से क्या करती है, बिहेव करती है स्प्रिंग, उसका एनालिसिस हमको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की। क्लोज्ड कॉइल, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो जो हमारी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होती है, उसमें आपके दो तरह के लोड, दो तरीके से लोड लग सकता है। एक तो आपका लगेगा यहां पर एक्सियल लोड, जो स्प्रिंग की एक्सिस के क्या लगता है, अलोंग लगता है। जो स्प्रिंग की एक्सिस के क्या लगता है, अलोंग लगता है ना। तो स्प्रिंग की कुछ एक्सिस होगी, है ना, इसकी इसकी लेंथ ले लेते हैं एल है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है हमारे, और जो ये वाला जो इसकी रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जिस वायर की ये बनी हुई है उसका डायमीटर जो है, उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सिस पास करवा सकते हैं हम, यहाँ पर एक एक्सिस पास करा देते हैं। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, अगर हम क्या लगाते हैं, एक आपका लोड लगाते हैं, यहाँ पर हमने एक डब्लू क्या लगा दिया, एक्सियल लोड लगा दिया। ठीक है, अगर ये हमारी किसके अंदर आती है, एक्सियल लोड के। दूसरा जो है यहाँ पर, ये हमारा आ सकता है एक्सियल ट्विस्ट के, इट कैन बी सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट आल्सो। ठीक है, तो क्लोज्ड कॉइल की जो हेलिकल स्प्रिंग है उसके ऊपर दो तरह का लोड आपके ऊपर इसके में लगाया जाता है, जिसकी एनालिसिस हम करते हैं। पहला तो हो गया आपका एक्सियल लोड, और दूसरा हो गया आपका एक्सियल ट्विस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, कि एक्सियल लोड पे हमारा क्या होता है। देखो, वेन एवर एनी स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एनी एक्सियल लोड और एक्सियल ट्विस्ट, ठीक है, तो एक्सियल लोड जब भी अप्लाई होता है तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस वहां पर आती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, वहां पर डायरेक्ट स्ट्रेस आ सकती है। ठीक है, वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस आती है। तीसरा शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कुड बी जनरेटेड देयर। तो डायरेक्ट स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है, या शियर स्ट्रेस है, तो वहां पर मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वहां पर डेवलप होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्सियल लोड की, किसकी बात करते हैं हम, जब एक्सियल लोड की बात करते हैं, तो वहां पर जो मेनली वर्क करती है वो करती है कौन सी, शियर स्ट्रेस। ठीक है, और शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, कि यहाँ पर ट्विस्ट क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है, इसके वायर में ट्विस्ट क्रिएट होता है, जो हम कह सकते हैं कि वो किससे डेवलप, किससे गवर्न होगा, टॉर्जनल इक्वेशन से। किससे गवर्न होगा, टॉर्जनल इक्वेशन से। ठीक है, टॉर्जनल इक्वेशन से। टॉर्जनल इक्वेशन क्या है, टॉर्जनल इक्वेशन होती है टी बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो ये हमारी स्प्रिंग है इसको हम क्या मान सकते हैं, एक वायर ले लेते हैं हम स्ट्रेट वायर की तरह, हम इसको ट्रीट कर लेते हैं, हम इसको एक स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होगा, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, टॉर्क, और ये क्या करेगी, ट्विस्ट क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होंगी, शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो जो ये टी की वैल्यू होती है, ये टी की वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से लगता है, जब ये डब्ल्यू अप्लाई होता है यहाँ पर, तो ये इसके अलोंग क्या करती है, ट्विस्ट करता है ये इसको, किसके, इसके वायर को। यानी कि इस वायर को अगर ये हमें खींच रहे हैं तो इसके जो कॉइल्स है ये ओपन अप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये कंप्रेसिव लोड हो, तो टेंसाइल लोड है, अगर कंप्रेसिव लोड हो तो ये क्या होने लगते हैं, अनफोल्ड होने लगते हैं। ठीक है, फोल्ड होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो होती है डब्ल्यू इंटू आर। क्या होती है, यहाँ पर जो टॉर्क अप्लाई होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी क्या, डब्ल्यू इंटू आर। ओके,
फिर यहाँ पर हमको जो डायमीटर, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर था, और जो इसकी रेडियस है, इसका जो डायमीटर है वो ले लिया हमने कैपिटल, वो स्मॉल डी ले लिया। क्या ले लिया? इसका डायमीटर हमने स्मॉल डी ले लिया। अब इसकी, इस वायर की हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ हम निकालेंगे, लेंथ जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे 2 पाई आर करके हम नंबर ऑफ कॉइल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पाई आर और इनटू एन। तो ये होती है हमारी लेंथ निकालने का तरीका, कि जितना भी एक राउंड है उसको 2 पाई आर कर देंगे, क्योंकि ये आर है हमारी, और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वी कैन कैलकुलेट। तो ये क्या होगी? हमारी लेंथ होगी किसकी? स्प्रिंग की। अब इस पे बस हम टॉर्जनल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है क्या निकालने के लिए? शेयर स्ट्रेस। तो हम लगाएंगे सबसे पहले टी बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन लगाएंगे। तो टी का वैल्यू हमें पता है क्या है? W इंटू कैपिटल आर जे। अब इसका जो जे होगा, इस वायर का जे क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई बाई 32 स्मॉल डी की पावर 4, पाई बाई 32 स्मॉल डी की पावर 4। ठीक है, शेयर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, और जो इसका कैपिटल, जो इसकी जो रेडियस होगी वो हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी आपका आउटर फाइबर पर। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? डी बाई 2। इसे स्मॉल आर कर लीजिएगा। स्मॉल आर कितना हो जाएगा यहाँ पर? डी बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखेंगे 2 से तो ये कटेगा तो 16 हो जाएगा, और 1 डी से ये कटेगा तो क्यूब आ जाएगा। तो टाउ इक्वस टू हो जाएगा क्या? यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 डब्ल्यू आर, नीचे बचेगा पाई डी क्यूब। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या? एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरीके से कि शेयर स्ट्रेस कितनी होगी? 16 डब्ल्यू आर डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। यानी कि हम देखें शेयर स्ट्रेस जो होगी वो डिपेंड करती है जो आपने एक्सियल लोड लगाया वो कितना लग रहा है, और वायर डायमीटर कितना है, और कॉइल डायमीटर कितना है। तो तीनों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंड नहीं कर रही है शेयर स्ट्रेस। तो टन से कोई लेना देना नहीं होता, शेयर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी। तो पहला एक्सप्रेशन जो हमें पता करना था कि अंडर एक्सियल लोड जब लगता है तो हमारे स्प्रिंग के ऊपर कितनी शेयर स्ट्रेस वर्क करती है, क्या यह मटेरियल के शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा है या कम है। तो हमें विद इन द इलास्टिक लिमिट इस शेयर स्ट्रेस को सेटअप करना पड़ता है, मटेरियल की शेयर स्ट्रेस को, जब हमें नोन रहती है। तो पहले चीज हमने निकाल ली शेयर स्ट्रेस। दूसरी चीज हम निकालेंगे यहाँ पर डिफ्लेक्शन। तो शेयर स्ट्रेस हमने निकाल दिया, दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? डिफ्लेक्शन के लिए हम इस यूज करेंगे इसी इक्वेशन का, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका थीटा है वो क्या होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? टी एल बाई जी जे। टी एल बाई जी जे, टी की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू इंटू आर। एल की वैल्यू क्या है? 2 पाई आर इंटू एन। जी की वैल्यू जी रखेंगे, और जे की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 32 डी की पावर 4। तो थीटा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? 32 ऊपर आ जाएगा तो 64, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, डब्ल्यू आर आर स्क्वायर हो जाएगा, एन हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा जी डी की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया? थीटा निकल के आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये थीटा क्या है? थीटा है जो इस एंगल ऑफ ट्विस्ट इसके अंदर क्रिएट हुआ। थीटा क्या है? इसके एंगल ऑफ, जो एंगल इसके अंदर ट्विस्ट हुआ। तो ट्विस्ट कितना होगा? तो थीटा बराबर होता है, जो आपका ट्विस्ट क्रिएट होगा वो होगा कितना? वो होगा इस तरीके से, ये जो थीटा ट्विस्ट आएगा ये तो आपकी होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा, जितना डिफ्लेक्शन यहाँ पर आया डेल्टा, और ये वाली चीज हो जाएगी कितनी आपकी? आर। ठीक है, एक तरफ से लेंगे, जो मिडिल वाला होगा उसे हमें यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा इजिकल्स टू हो जाएगा यहाँ से आर इंटू थीटा। ठीक है, डेल्टा इजिकल आर इजिकल्स टू वो क्या होता है? रेडियस इंटू एंगल। तो आर इंटू थीटा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डेल्टा की, थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा बाई आर। थीटा की वैल्यू डेल्टा बाई आर जब हम रखेंगे तो हमारा जो डेल्टा आ जाएगा, सेकंड थिंग इज डिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें डिफ्लेक्शन कितना आया? डिफ्लेक्शन इज डेल्टा। डिफ्लेक्शन का आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा कितना? 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन डिवाइड बाई जी डी की पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन का
एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जब हम स्प्रिंग का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्प्रिंग्स आपकी दो तरह की होती हैं, हेलिकल और लेमिनेटेड। पहले हम हेलिकल पढ़ते हैं। हेलिकल में भी दो टाइप होते हैं आपका, ओपन कॉइल और क्लोज्ड कॉइल। तो ओपन कॉइल अलग पढ़ा जाता है, क्लोज्ड कॉइल अलग पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्लोज्ड कॉइल के बारे में। क्लोज्ड कॉइल में क्या होता है, जिनके जो स्प्रिंग्स के हेलिक्स होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है ना, जो ओपन अप नहीं होते ज़्यादा। तो ये जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, इसके अंदर जब एनालिसिस करते हैं किसके लिए होगा, दो चीज़ों के लिए होगा। पहला एक्सियल लोड के लिए और दूसरा होगा एक्सियल ट्विस्ट के लिए। जब एक्सियल लोड के लिए करते हैं तो उसमें हम एनालिसिस करते हैं क्या करके, क्या मानते हुए कि ये हमारा किसका केस है, टॉर्जन का केस है, जो हमने थर्ड यूनिट में पढ़ा था टॉर्जन, कि टॉर्जन का केस बन रहा है एनालॉगस टू टॉर्जन केस। इस स्प्रिंग को एक वायर की तरह ट्रीट करते हैं और उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं। टॉर्क की वैल्यू ध्यान रखेंगे W/R होती है और इसकी लेंथ जो आती है वो 2πr/n आती है। तो इस तरीके से दिमाग में ध्यान रखते हैं कि जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है उसके अंदर। अगर आपको सिलेबस सही तरह से पता होगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो जल्दी से हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस यूनिट में याद रखेंगे दो टॉपिक है आपके, स्प्रिंग्स एंड कॉलम्स। स्प्रिंग में भी दो टाइप की स्प्रिंग है आपकी, जिसमें मेजर पार्ट किसका है, हेलिकल का, और थोड़ा सा आपका थ्योरी है किसकी, लेमिनेटेड के बारे में, ठीक है। तो हेलिकल पे फोकस करेंगे और हेलिकल में भी फॉर्मूले जो आ रहे हैं निकल के, इन्हीं पे न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशन करने को कम ही आता है इनका, ठीक है। फिर आता है हमारा दो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि शियर स्ट्रेस कितनी होती है और डिफ्लेक्शन कितना होता है। इसी पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज एक्सियल ट्विस्ट पे, कि एक्सियल ट्विस्ट जब इसके ऊपर लगेगा, ये तो हमने डिफ्लेक्शन मतलब इसके ऊपर एक्सियल लोड लगाया, इस एक्सिस के अबाउट अलोंग द एक्सिस हमने क्या लगाया, लोड लगाया, तो W लोड लगा नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना क्रिएट हुआ और आपका शेयर स्ट्रेस कितना आया। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारा शेयर स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ और डिफ्लेक्शन कितना क्रिएट हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो सब्जेक्ट ही क्या है, स्ट्रेस कैलकुलेशन का ही सब्जेक्ट है। उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना होता है। वाट एवर द ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू विच एवर स्ट्रेस, जिस भी स्ट्रेस से आपका ऑब्जेक्ट जो भी आप हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका सब्जेक्टेड रहता है, उसको ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो शियर स्ट्रेसेस हमको निकालना पड़ता है, कहीं बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डाटा है, मान लिया डिफ्लेक्शन हमको निकालना है, कितना डिफ्लेक्शन इसका आ रहा है, तो डिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए फिर ये अपनी साइज को रीगेन ही ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती है कि स्प्रिंग्स के अंदर हमको क्या निकालना होता है, और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आपका देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं एक्सियल ट्विस्ट की। जब हमारी स्प्रिंग क्या होती है, एक्सियल ट्विस्ट से क्या रहती है, सब्जेक्टेड रहती है। ओके, तो अब बात करते हैं एक्सियल ट्विस्ट की। तो जब हम बात करते हैं बेटा एक्सियल ट्विस्ट की स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, तो हमने जब बात करी किसकी, एक्सियल लोड की, जब हम एक्सियल लोड की बात कर रहे थे तो उसको हमने सॉल्व करा था। उसके अंदर हमने निकाला है अभी शेयर स्ट्रेस, और दूसरी चीज हमने निकाली है क्या, आपका डिफ्लेक्शन। ये दो चीजें हमने यहाँ कैलकुलेट करी है, और किस थ्योरी के बेसिस पे करी है, टॉर्जन। किसके बेसिस पे करी है, टॉर्जन के, ठीक है। अब जो ये दूसरे वाला केस होता है यहाँ पर एक्सियल ट्विस्ट का, ये केस सॉल्व होता है किससे, आपका ये केस हमें ट्रीट करना पड़ता है एज ए बेंडिंग। ये होगा आपका बेंडिंग इक्वेशन से, जो हमने यूनिट 3 में ही पढ़ी है। क्या होती है वो, M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई एंड इज इक्वल टू E/R। ये हमारी क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन। तो पहले वाली जो एक्सियल लोड की थ्योरी है वो तो टॉर्जन के बेसिस पे प्रूफ की गई है, जिसमें हमने दो चीज निकाली है, डिफ्लेक्शन और शेयर स्ट्रेस, और इसी पे न्यूमेरिकल आएगा आपका, इन्हीं दो फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल आएगा। ये एक्सियल ट्विस्ट है, ये बेंडिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस की जाती है कि जब भी हमारी स्प्रिंग है, कौन सी स्प्रिंग है, क्लोज कॉइल। कौन सी स्प्रिंग है, क्लोज कॉइल जो स्प्रिंग होती है हमारी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब एक्सियल ट्विस्ट काम करेगा, क्या काम करेगा, एक्सियल ट्विस्ट, यानी कि जब उसमें हम एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्प्रिंग है उसकी जो एनालिसिस है वो किसके हेल्प से होगी, बेंडिंग इक्वेशन से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक्सियल ट्विस्ट लगता है तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसके, क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल्स के, या करते हैं ओपन अप होते हैं या बढ़ जाते हैं, या तो ये टर्न्स क्या हो जाते हैं, कम होते हैं,
या फिर ये टर्न्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमें देखना है किस डायरेक्शन में आपने एक्सेल ट्विस्ट को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं, तो उससे प्रभावित होता है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्या इफेक्ट आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी आपका एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कौन हेल्प करेगा उसे निकालने में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/r से। तो हम 1/r कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो जो भी डिफरेंस आपका क्रिएट होगा, डिफरेंस इन 1/r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो भी डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका एंगल ऑफ रोटेशन के। वो किसके बराबर होगा, आपका एंगल ऑफ रोटेशन के। वो यहां पर हो जाता है एंगल ऑफ रोटेशन के। तो इसका डेरिवेशन तो मैंने करा रखा है वैसे वीडियोस में, आप देख भी सकते हो जाके। तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आता है, पहली चीज जो एंगल ऑफ रोटेशन निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला आता है 128 mrn डिवाइड बाई d की पावर 4, और यहाँ पे साइड में आ जाएगा इसके e, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन चलती है आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, और जो टॉर्जनल इक्वेशन है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। तो पहली चीज आपको निकालनी है एंगल ऑफ रोटेशन। यहां पर क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल वो किसका आएगा, कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितना रोटेशन आपका प्रोड्यूस हुआ है जब आपने एक्सियल ट्विस्ट वहां पर अप्लाई किया है। तो फाई आ गया आपका 128 mrn e d की पावर 4। उसके बाद यहाँ पे निकालनी होती है बेंडिंग स्ट्रेस, कि हमारा एक्सियल ट्विस्ट का जब केस होता है तो ट्विस्ट में उल्टा हो रहा है, मतलब जब ट्विस्ट का वर्क हो रहा है तो वहां पर बेंडिंग इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर आती है बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आती हैं वो होती है 32 m अपॉन पाई डी क्यूब, 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती हैं बेसिकली। जैसे वहां पर हमने कैलकुलेट किया था अभी, वहां पे क्या कैलकुलेट किया था हमने, वहां पे हमने कैलकुलेट किया था एक तो आपका डिफ्लेक्शन और एक आपका शियर स्ट्रेस। और यहाँ पर जो कैलकुलेट करा एंगल ऑफ रोटेशन और बेंडिंग स्ट्रेस। वहां पे जो स्ट्रेस आई थी टॉर्जन की वजह से शेयर स्ट्रेस आई थी, तो शेयर स्ट्रेस निकाली। और यहाँ पर बेंडिंग की वजह से कौन सी स्ट्रेस आ रही है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं। और जब ट्विस्ट आएगा तो ट्विस्ट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एंगल ऑफ रोटेशन आएगा। तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर इन चारों फॉर्मूलों में से एक पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो वहां पे देखना होता है कि क्लोज कॉइल दे रखी है और क्या लोड दे रखा है। अगर क्लोज कॉइल दे रखी है और एक्सियल लोड दे रखा है तो एक्सियल लोड के फॉर्मूले, और अगर एक्सियल ट्विस्ट दे रखा है तो एक्सियल ट्विस्ट के फॉर्मूले, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा इन चारों फॉर्मूलों पे। न्यूमेरिकल दिखा देता हूं मैं आपको। ओके, तो अब बात करते हैं हम कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर। यस, ए हेलिकल कॉइल स्प्रिंग इज मेड ऑफ राउंड स्टील वायर ऑफ 6.35 mm इन डायमीटर। तो एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग है, पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। अ हेलिकल स्प्रिंग है, अ हेलिकल स्प्रिंग दी हुई है हमको, ठीक है। और उसमें जो डाटा है हमको, जो वायर डायमीटर है, वायर का जो डायमीटर है वो है आपका 6.35 mm। वायर डायमीटर इज 6.35 mm। मीन रेडियस ऑफ हेलिक्स 31.75 mm, 31.75 mm। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको 12। द स्प्रिंग इज क्लोज्ड कॉइल, और यहां पे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो स्प्रिंग है वो कैसी है, क्लोज्ड कॉइल है। स्प्रिंग जो है वो आपकी कैसी है, क्लोज्ड कॉइल है। तो यहां पर हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा, क्लोज्ड कॉइल का। बस हमें यहां पे अभी ये पता करना है कि आपका एक्स लोड कौन सा लगा हुआ है। एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 84
द वैल्यू ऑफ जी इज 84। एक मिनट, अगर मैं क्वेश्चन ही खोल पाऊँ तो। यस, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 84 गीगा पास्कल, और पूछा हुआ है द पुल रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग बाय 25.4 mm। कितना पुल रिक्वायर्ड होगा, ये पूछा हुआ है। द पुल रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना पुल आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी कि डब्ल्यू पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे। और दूसरी चीज पूछी हुई है द स्ट्रेस इन द वायर, द स्ट्रेस इन द वायर, स्ट्रेस इन वायर, यानी कि शियर स्ट्रेस। तो जब भी हमारा पुल होगा, एक्सियल पुल के लिए आपका क्या होगा, डब्ल्यू हमारा यहाँ पर, डब्ल्यू क्या हो रखा है, डब्ल्यू आपसे पूछा हुआ है, डब्ल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो हम कौन से फॉर्म लगाएंगे, वही फॉर्म लगाएंगे जो हमने पढ़े हैं अभी। तो हेलिकल स्प्रिंग है, क्लोज कोर का केस है, और जो लोड है पुल यानी कि एक्सियल लोड का केस है। तो एक्सियल के केस के लिए हमने दो चीजें पढ़ी हैं। शियर स्ट्रेस कितना होता है, 16 WR डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, और जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, अभी देखा था हमने। शेष टेस्ट का फॉर्मूला कितना है आपका, 16 WR अपॉन पाई डी क्यूब, और डिफ्लेक्शन जितना है 64 WR³ डिवाइड बाई जी डी की पावर 4। तो शेष टेस्ट तो ये हो गया। अब निकालते हैं इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, 64 WR³ एन डिवाइड बाई जी डी की पावर 4, 64 WR³ एन जी डी की पावर 4। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं अभी। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट होता है। तो हमको दिया हुआ है स्मॉल डायमीटर, हमको दे रखा है जी की वैल्यू, ठीक है। जी को आप करोगे मेगा पास्कल में, तो 84 इंटू 10⁻³ यहाँ से निकाल लोगे, रह जाएगा 6, और 6 का मतलब होता है मेगा पास्कल। भाई यहाँ जी का मतलब होता है 10⁹, 10 की पावर में से 3 इधर कर लिया और 6 का बना दिया क्या, मेगा पास्कल, ठीक है। फिर हमको दे रखा है एन की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल आर हमको दिया हुआ है 31.75, हमसे डब्ल्यू डिमांड किया हुआ है, लेकिन डिफ्लेक्शन हमको दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब शेयर स्ट्रेस हमको निकालना है। तो हमको दे रखा है डब्ल्यू भी दे रखा है यहाँ पर, आर की वैल्यू दिया हुआ है, और पाई डी क्यूब का वैल्यू दे रखा है। तो हमारे को एक डाटा हमारा क्या है, मिसिंग है यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, हाँ, अगर डिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वो है 25 mm, डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी 25 mm, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिसिंग था। तो डिफ्लेक्शन हमारा कितना हो गया, 25 mm हो गया। तो डाटा आप रखेंगे mm में और मेगा पास्कल में। डाटा किस में रहेगा आपका, mm में और मेगा पास्कल में। कई बार बताया मैंने कि डाटा हमेशा चलता है इसमें mm में और मेगा पास्कल में। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर पता है, तो यहाँ से निकलेगा आपका क्या, W। यहाँ से क्या निकालेंगे हम, W। और जब W निकालोगे आप, तो W की वैल्यू आनी चाहिए आपकी नियर अबाउट 140 न्यूटन। कितनी आनी चाहिए, लगभग 140 न्यूटन के आसपास आनी चाहिए। फिर हम निकालेंगे, डब्ल्यू हमारा आ गया, फिर हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस में वो फॉर्मूले में रखना है वैल्यू को। शेयर स्ट्रेस आपका लगभग आना चाहिए 90 मेगा पास्कल के अराउंड। जो शेयर स्ट्रेस आपका आना चाहिए वो 90 मेगा पास्कल के अराउंड आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हमको लिमिटेड डाटा देगा कि वायर का डायमीटर क्या है, स्मॉल डायमीटर है। फिर हमको उसका कॉइल डायमीटर दे देगा, फिर नंबर ऑफ कॉइल्स दे देगा, उसके बेसिस पे फिर जी की वैल्यू दे देगा। तो फिर हमें यहाँ पे पूछा था डिफ्लेक्शन ना पूछ के क्या पूछा कि कितना लोड लगाएं, लेकिन क्वेश्चन हमने हमारा फॉर्मूला किसका, डिफ्लेक्शन का, लेकिन पूछा उसने क्या, लोड पूछा हमसे। तो ऐसे फॉर्मूले में इधर उधर डाटा
मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतना हमें आना चाहिए कि अगर हमें डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम वहां से W को कैलकुलेट कर पाए इजीली। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है किसका, आपका हेलिकल स्प्रिंग का क्लोज कॉइल का एक्सियल लोड के लिए। ठीक है, तो डाटा को इधर उधर करने वाली बात होती है और कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए लगती है थोड़ी प्रैक्टिस, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको, कि कैलकुलेटर आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, कैलकुलेशन में वहाँ मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अब हम लेते हैं किसका, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं किसका, ओपन कॉइल का। तो ओपन कॉइल में हमने दो चीज यहाँ पे पढ़ी है, एक तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है, ठीक है, और यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस कितनी आती है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला तो 32 m/πd³ हो जाता है, और जो आपका एंगल ऑफ रोटेशन आता है वो होता है 120 mRn डिवाइड बाई E⁴। ठीक है, एक में G आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, E। तो ऐसे हमें देखना होता है दिमाग से कि कहीं पे G यूज होते हैं, कहीं पे E यूज होते हैं। तो E कहाँ पे होगा, बेंडिंग इक्वेशंस जहाँ पे लगती है वहाँ E चलता है, जहाँ टॉर्जन का यूज होता है वहाँ पर G चलता है। तो सिग्मा B बराबर 32 m/πd³ और 5 बराबर 128 mRn/E⁴। अब क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पढ़ देता हूँ मैं। ए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड अप ऑफ राउंड स्टील वायर 6 mm डायमीटर, 6 mm डायमीटर, तो D हमको दिया हुआ है 6 mm डायमीटर, हैविंग 10 कंप्लीट टर्न्स इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कपल M। इसके ऊपर एक एक्सियल कपल लगा हुआ है, यानी एक्सियल कपल बोलो या एक्सियल ट्विस्ट बोलो एक ही बात है, और उसको रिप्रेजेंट करा M से। किससे रिप्रेजेंट करा, M से। तो M से रिप्रेजेंट करा, और नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए यहाँ पर वो आपको दिए हैं कितने, 10 कंप्लीट टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, 10 दिए हुए हैं। द मीन कॉइल रेडियस इज 42 mm। मीन कॉइल रेडियस होती है कैपिटल R, वो दे रखी है आपको कितनी, 42 mm। 42 mm दे रखी है नोट्स में। इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन स्प्रिंग वायर इज नॉट टू एक्सीड 240 मेगापास्कल, अगर बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू 240 मेगापास्कल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक वैल्यू ये दे दी हमको। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल कपल, निकालना क्या है, एक तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M, ये निकालना है आपको। सेकंड द एंगल थ्रू विच वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज टर्न रिलेटेड टू द अदर एंड, और दूसरा निकालना है यहाँ पर फाई। और क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है कि टेक द वैल्यू ऑफ E स्टील इज 200 GPa, लिखा हुआ है टेक G वैल्यू इज 210 मेगापास्कल, ये आपको दे रखा है। सॉरी, E ऑफ स्टील इज 200, टेक द वैल्यू ऑफ E, ये स्टील की बनी हुई थी, स्टील का है आपका 200 GPa। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से प्रोजेक्ट यहां पर किया हुआ है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो हमको यहां पर दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, अब फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं। तो बेटा फॉर्मूला और डाटा को ध्यान से देखो कि जो जो वैल्यू दी हुई होती है उनको सर्कल कर लो आप। तो हमको यहाँ स्मॉल दे रखा है तो ये D दिया हुआ है, E की वैल्यू दे रखी है 200G, तो इसे कर देंगे 2 जीरो, तो ये हो गई हमारी, और G में से 3 जीरो और निकाल लेंगे और रह जाएंगी 6 जीरो, 6 जीरो का बना देंगे मेगापास्कल, और यहाँ कितनी होगी 3 और 2 5, तो 10 इंटू 2 इंटू 10⁵ मेगापास्कल क्या हो जाएगा, E का वैल्यू। E का वैल्यू भी दिया हुआ है हमको, R का वैल्यू भी दिया हुआ है, N का वैल्यू भी दिया हुआ है, लेकिन M का वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, M का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब क्या करें, फिर नीचे वाले में चेक करते हैं। तो D का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6, M का वैल्यू हमें निकालना है, और स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है हमको 240। तो यहाँ पर एक डाटा ही मिसिंग है M, तो M को यहाँ से निकालेंगे, जो वैल्यू M का आएगा उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई भी न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं है, अगर आपको इस तरीके से लॉजिक लगाना आता है कि क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या फैक्टर्स हमको दिए हुए हैं, क्या हम उनको सही लिख पा रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप सॉल्यूशन इतना मत सीखो जितना आप क्वेश्चन रीडिंग सीखो। जितना आप क्वेश्चन रीडिंग कर पाओगे अच्छे से, उसमें कौन सा डाटा किसके बारे में दे रखा है और क्या हमसे डिमांड कर रहा है वो, और हमें फॉर्मूले याद हैं या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूमेरिकल को कितना आसानी से समझ पाते हो।
ठीक है ना। एक बार आपने अगर क्वेश्चन जितना आप अच्छे से रीड कर लोगे ना, तो फिर आपका सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू आपको निकाल देनी है, ठीक है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं मानता हूं, जिसके अंदर 2-3 चैप्टर्स का क्या होता है, उसमें मिक्स होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, उन क्वेश्चंस पे उसके बाद ही वर्क होता है, जब आप पहले फॉर्मूला टू फॉर्मूला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर्मूला टू फॉर्मूला न्यूमेरिकल करने के बाद फिर आप एक स्टेप अहेड बढ़ते हो कि अगर आप मिक्स भी आता है क्वेश्चन, तब हम भी उसको कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट पहला स्टेप तो यही है कि पहले हम फॉर्मूला टू फॉर्मूला तो सीखें, उसके बाद अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है कि उसमें कोई मिक्स हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, तो उसको हम फिर फर्दर भी समझ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ये हमको थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो अब आता है हमारा दूसरी चीज, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अब हमारी आती है कौन सी, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिया, ये वाला ओपन और कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पे मैंने वो भी बता दिया आपको, है ना, थ्योरी बता दी ना इसकी। यस, तो इस ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की नहीं बताई अभी आपको। नो नो नो, दिस इज फॉर एक्सियल ट्विस्ट एक्चुअली, दिस इज फॉर एक्सियल ट्विस्ट, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, एक्सियल ट्विस्ट के लिए है। एक्सियल ट्विस्ट जब आता है तो उसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना और बेंडिंग कितनी। अब बात करते हैं ओपन कॉइल की। तो ओपन कॉइल के लिए, तो ओपन कॉइल जो हमारी हेलिकल स्प्रिंग होती है, यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है पढ़ते हुए, तो जो भी हमारी ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग होगी, ठीक है, ओपन कॉइल में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ टर्न्स में क्या होगा, इस तरीके से गैप रहता है थोड़ा सा, और हेलिक्स एंगल थोड़ा सा क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर आपको यहाँ पर निकालना है दो लोडों के लिए। एक तो हमें देखना है एक्सियल लोड जब इस पे अप्लाई होता है, और जब इसके ऊपर क्या वर्क करता है, एक्सियल ट्विस्ट, ठीक है। एक्सियल ट्विस्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है जितना एक्सियल लोड है। तो एक्सियल लोड में जब यहाँ देखते हैं, तो हमने पहले बात करी थी शुरू में, हमने यहाँ पर बात करी थी कि जो स्प्रिंग होती है उसमें बेंडिंग भी रहती है और शेयर स्ट्रेस भी रहती है, लेकिन जब हम क्लोज्ड कॉइल के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सिर्फ शेयर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। हमारा फोकस बेंडिंग पे, जो हमारी एक एक ईच ईच स्ट्रेस में हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मान लिया कि अगर एक केस में शेयर स्ट्रेस है तो बेंडिंग अवॉइड होगी, वहां पर वहां बेंडिंग का परसेंटेज कम होगा, और होगी सब ही लेकिन परसेंटेज कम रहता है। तो दूसरे केस में बेंडिंग, एक्सेल ट्विस्ट वाला जो केस था क्लोज कॉइल का, उसमें बेंडिंग आपकी रहती है मेन, स्ट्रेस स्ट्रेस वहां पर थोड़ा कम रहती है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे थे ओपन कॉइल की, तो ओपन कॉइल में क्या होता है, ओपन कॉइल में दोनों ही डोमिनेट करते हैं, आपका बेंडिंग भी और प्लस टॉर्जन भी, बेंडिंग भी करेगा टॉर्जन में। तो जब इस पे एक्सियल लोड लगाएंगे हम, जब इस पे हम क्या लगाएंगे, एक्सियल लोड लगाएंगे, लोड लगाएंगे जब हम इसके ऊपर एक्सियल डब्ल्यू कोई भी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पर टॉर्क भी अप्लाई होगा, इसकी वजह से टॉर्जन की वजह से क्या डेवलप होगा, टॉर्क, और यहाँ पे क्या आएगा, एक मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे देखनी होती है। तो कपल जो प्रोड्यूस होगा आपका टॉर्जन से, टॉर्जन से जो कपल प्रोड्यूस होगा वो डब्ल्यू आर साइन अल्फा, और बेंडिंग से जो होगा वो होगा आपका डब्ल्यू आर कॉस अल्फा, ठीक है। बेंडिंग से जो प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका साइन अल्फा, और टॉर्जन से जो आपका होगा वो होगा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये दो फैक्टरों में आपका क्या हो जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है यहाँ पर, कि बेंडिंग के लिए तो हो जाएगा डब्ल्यू आर साइन अल्फा, और टॉर्जन के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर कॉस अल्फा। तो ये दोनों फैक्टर आपके यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं टू डेरिवेट द डिफ्लेक्शन। स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्या आपका, कि कितनी एनर्जी हमारी लग रही है ड्यू टू बेंडिंग, और कितनी एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी हमारी लग रही है अंडर टॉर्जन। तो जो बेंडिंग से स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है यहाँ पर एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ई आई, और जो आपका टॉर्जन से एनर्जी लगती है
वो होती है यहाँ पर टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी जे। ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर लगती हैं स्ट्रेन एनर्जी, और ये स्ट्रेन एनर्जी किस काम में आती है? स्प्रिंग के इलोंगेशन में, यानी कि 1/2 डब्ल्यू इंटू डेल्टा। तो ये दोनों का ही सम बन जाता है। 1/2 डब्ल्यू डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई प्लस का टी स्क्वायर एल अपॉन टू जी जे। तो ये एक्सप्रेशन लास्ट में आता है, और यहाँ से फिर हमारी वैल्यू निकलती है किसकी? डेल्टा की। यहाँ से हमारी डेल्टा की वैल्यू निकलती है, और वो क्या निकल के आती है? बड़ा एक्सप्रेशन आता है निकल के, एक आगे लिख देते हैं। यहाँ पर जो इसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता है वो आता है क्या? डब्लू 2 WR³ पाई एन सेक अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, एक बार जी जे हो जाएगा और एक बार ई आई। साइन वाले में होता है ई आई और ये होता है जी जे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्लेक्चुरल रिजिडिटी, इसको बोलते हैं हम टॉर्जनल रिजिडिटी। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई जी जे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई ई आई और 2 WR³ पाई एन सेक अल्फा। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आता है किसके लिए आपका? ये जो फॉर्मूला है ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। कौन से केस के लिए? ओपन कॉइल के लिए। किसके लिए? ओपन कॉइल के लिए। ठीक है, और जो क्लोज कॉइल के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला वो क्या आता था? डेल्टा इज इक्वल टू 64 WR³ एन डिवाइड बाई GD की पावर 4, है ना। अगर क्लोज कॉइल के लिए आता है तो ये किसके लिए है? क्लोज के लिए। और ये वाला ओपन कॉइल के लिए कितना आ रहा है? ये लार्ज एक्सप्रेशन जो आ रहा है ये आपका ओपन कॉइल का आता है 2 WR³ n पाई सेक अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी जे प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा ई आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमको रोटेशन निकालना पड़ेगा। तो रोटेशन का फॉर्मूला जो आता है यहाँ पर, रोटेशन कितना रोटेशन आएगा उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम साई से। तो साई इज इक्वल टू होती है, दो ही फॉर्मूले हैं इसके अंदर, 2 WR² सेक अल्फा 2 W² n पाई सेक अल्फा डिवाइड बाई 1/GJ माइनस का 1/EI। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज टू लार्ज 2 WR² n पाई सेक अल्फा 1/GJ 1 माइनस का 1/EI। तो जीजे और EI जो है यहाँ पर ये इस तरीके से जहां भी मिलेंगे आपको ये साथ ही मिलते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन अगर आता है आपका ओपन कॉइल पे तो इसमें दो ही चीज पूछेगा, या तो डेल्टा बता दो या फिर एंगल ऑफ रोटेशन आप बता दो। तो दोनों फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं अभी। इस पे आपका W आपको दे देगा, इसमें डायरेक्ट आएगा। कभी भी इसमें क्वेश्चन इसमें कभी भी ऐसे नहीं आने का कि आप किस डेल्टा पे W आएगा। ठीक है, तो बस इसमें कैलकुलेटर चलाने वाली बात है, डायरेक्ट वैल्यूज दी जाएंगी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो फिर दोबारा से एक बार ध्यान यहाँ पे ध्यान दे लो कि हमारे इस वाली यूनिट में दो टॉपिक हैं, स्प्रिंग्स हैं और कॉलम्स हैं। स्प्रिंग्स भी दो तरह की हैं, एक हेलिकल है एक लैमिनेटेड है। हेलिकल में दो केस हैं, एक ओपन के और एक क्लोज के। ठीक है, और उस ओपन और क्लोज में भी उन पे भी दो चीजें हमें निकालनी है। यहाँ पर दो केस पे निकालनी है कि एक्सियल लोड, जब उसको हम ऐसे एक्सियल लोड लगाते हैं स्प्रिंग के ऊपर, और अगर हम ट्विस्ट क्रिएट करते हैं, तो दोनों के लिए हम वहां पर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, टॉर्जन भी पढ़ रहे हैं और बेंडिंग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी यूनिट प्रिपेयर होती है, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल प्रिपेयर होते हैं जब आप फ्रेम क्रिएट करते हैं यूनिट का। जो यूनिट आपकी है उसमें किस तरह से टॉपिक्स दिए हुए हैं उसका फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे 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 टॉपिक्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बात हुई हमारी किसकी? स्प्रिंग्स की। अब हमारी जो सेकंड टाइप की स्प्रिंग है वो आती है लैमिनेटेड स्प्रिंग। तो ये तो सारी बात थी वो किसकी थी? आपका हेलिकल स्प्रिंग्स की थी। अब बात आती है हमारी किसकी? लैमिनेटेड स्प्रिंग की। अब अगली बात किसकी आती है? हमारी लैमिनेटेड स्प्रिंग की आती है। ठीक है, तो लैमिनेटेड स्प्रिंग में क्या है? लैमिनेटेड स्प्रिंग क्या होती है? उसमें स्ट्रिप्स रहती हैं आपकी, मतलब एक मेटल स्ट्रिप है ये, फिर उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से लैमिनेटेड स्प्रिंग रहते हैं। नंबर ऑफ n यहाँ पर लैमिनेटेड स्प्रिंग हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपका लगता है, यहाँ पर एक सेंट्रल लोड W रखता है, और ये यहाँ पर क्या रहती है? हिंज रहती है दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा आपका वो आएगा इस वाली लाइन पे, जो कि आएगा y।
यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और ये क्या होती है, ये अंडर बेंडिंग आती है, किसके आ जाती है, अंडर बेंडिंग। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसकी जो एनालिसिस होती है वो भी बेंडिंग इक्वेशन से ही करेंगे हम। एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये दो ही इक्वेशन पूरे सोम के अंदर है, बेंडिंग इक्वेशन और एक है टॉर्जन इक्वेशन। तो इसे भी हम बेंडिंग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मोमेंट की वैल्यू आती है, तो ये क्या होगी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करती है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जब W लगेगा तो यहाँ पर जो क्रिएट होगा W2, और यहाँ पर भी क्रिएट कितना होगा, W2। जब इसका BMD क्रिएट करेंगे तो उसका जो मूवमेंट आता है निकल के, वो आता है WL/4। क्या आता है, WL/4 किसी एक स्ट्रिप के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ एन स्ट्रिप दे रखी है, कैपिटल एन कर लीजिए इसे, अगर क्योंकि हमने स्मॉल एन का स्प्रिंग में यूज कर रखा है, तो यहाँ पर एन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एन नंबर ऑफ लीव्स के अंदर। तो WL/4n ये मूवमेंट क्रिएट होता है। इस मूवमेंट को हमें रख देना होता है बेंडिंग इक्वेशन में। बेंडिंग इक्वेशन क्या कहती है कि My/I। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, My/I होती है। तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी है, WL/4n। y की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर इसे b कर देते हैं और इसे t कर देते हैं। इसकी थिकनेस कितनी है स्ट्रिप की, t है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, b है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, t/2 होगी। न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, y बराबर कितना होगा, t/2 होगा आपका, ठीक है। और जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू बताओ कितनी होगी, i की वैल्यू होगी हमारा BT³/12। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं किससे, कि जो रेक्टेंगुलर हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसके लिए कितना आ जाता है, BT³/12 आ जाता है। तो y की वैल्यू हमारी t/2 हो गई, और i की वैल्यू क्या हो गई, BT³/12 हो गई। तो सिग्मा b में वैल्यू जैसे ही हम डालेंगे किसकी, m की, WL/4n, और y की वैल्यू डालेंगे t/2, और i की वैल्यू डालेंगे BT³/12, तो हमारा जो बेंडिंग का स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन आता है वो कितना आता है, 3WL डिवाइड बाई 2NBT²। तो भाई यहाँ पे ध्यान रखो, हमने क्या निकाला, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दी किसमें, अपने दोबारा से क्या निकाल दी, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे निकाल दी किसकी, लैमिनेटेड स्प्रिंग की, ठीक है ना। क्या निकाल दी, लैमिनेटेड स्प्रिंग की बेंडिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है, हर टॉपिक में आप स्ट्रेस कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हमने क्या निकाल दी, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दी। उसके बाद हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि डिफ्लेक्शन कितना आता है, डिफ्लेक्शन हमारा कितना आता है। ये जो वाई डिफ्लेक्शन है इसको हम यहाँ पर डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन डेल्टा कितना आता है यहाँ पर, ये भी हमारा बेंडिंग इक्वेशन निकाल के देती है, जिसमें हमारी मदद करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, इस डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, 3WL³ डिवाइड बाई 8 ENBT³। EN काफी मतलब काफी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस रहते हैं इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, तो ये याद रख पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो डेल्टा कितना है, 3WL³ डिवाइड बाई 8 ENBT³। लेकिन जब इनको आप एक जगह चैप्टर वाइज चैप्टर अगर आप इनको नोट कर लेते हो, उसके बाद फिर इन्हें याद करना है आपको सबको, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो फिर दो फॉर्मूला है किसके, बेंडिंग स्ट्रेस का, और एक आया हमारा डिफ्लेक्शन का। तो ये चीज ध्यान रखनी है। लैमिनेटेड में हमने क्या सीखा कि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है और हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले आपको सारे ही टॉपिक्स के क्या होते हैं, लिख लेने होते हैं एक जगह, तब उन्हें अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लैमिनेटेड स्प्रिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एज वेल। तो यहां पर हमारा ये बात हुई किसके बारे में, स्प्रिंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, इसका जो पार्ट 2 है इस यूनिट का, वो है हमारा क्या, कॉलम एंड स्ट्रट्स। कॉलम एंड स्ट्रट्स, तो इस चैप्टर को कैसे डील करते हैं। तो कॉलम और स्ट्रट्स के अंदर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूलर थ्योरी। तो यहाँ पर हमको यूलर थ्योरी दी हुई है। यूलर थ्योरी क्या काम करती है, वो हमें जो है ना कॉलम्स में लगने वाले बकलिंग लोड के बारे में बताती है, कि हमारा जो कॉलम है वो हमारा किस लोड पे क्या करेगा, बकल करेगा। और उसका फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू होता है π² EI डिवाइड बाई LE²। ये भी क्या होता है, ये भी हमारी क्या, जो इलास्टिक कर्व की इक्वेशन होती है, EI d²y/dx² इज इक्वल्स टू मूवमेंट एनी सेक्शन अबाउट x। इस पे बेस रहता है, ठीक है, इस पे बेस रहेगा। ये वाला जो इसमें जो हम डेरिवेशन करते हैं
वो इस इक्वेशन पे करते हैं, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज टू क्या रखते हैं, मोमेंट। तो जो हमारा कॉलम होता है कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, काफी सारी कंडीशन बनती है। यानी हमने जमीन में कोई गड्ढा करके एक हमने कॉलम यहाँ पर अंदर गाड़ दिया, तो ये हमारा कॉलम है जिसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, एल। और ऊपर से क्या कर दिया, ऊपर कुछ नहीं करा, तो ऊपर से वन एंड क्या हो गया इसका, फ्री, वन एंड क्या हो गया इसका, फ्री हो गया, और अदर एंड क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर चार कंडीशन हो सकती हैं किसी भी कॉलम को एडजस्ट करने के लिए। क्या क्या हो सकती हैं, या तो हम कॉलम को क्या करें, चार कंडीशन हो सकती है, या तो हम कॉलम के साथ क्या करें, उसको दोनों तरफ से क्या कर दें, फिक्स कर दें, या एक तरफ से फिक्स करें और एक तरफ से फ्री कर दें, या एक तरफ से फिक्स करें और दूसरी तरफ से हिंज्ड कर दें, बोल्ट कर दें उसके अंदर, या दोनों तरफ से क्या कर दें, हिंज्ड कर दें। ठीक है, तो ये वाला केस आप याद रखना, ये तो हो गया बोथ फिक्स्ड। ये चारों ही केसेस यहां पर आपको पढ़ने होते हैं, बोथ फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। तीसरी चीज जो है यहां पर, इसमें यहां पर क्या है, वन फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड। यहां पर बोथ हिंज्ड, यहां पे दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही आपके हिंज्ड हैं, दोनों ही क्या है, हिंज्ड हैं आपके। ठीक है, तो बोथ फिक्स्ड का केस है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री का केस है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड है, और बोथ हिंज्ड है। तो इन चारों के लिए क्या होता है, एक टॉपिक आता है यहाँ पर इक्विवेलेंट लेंथ का। किसका आता है, इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है, एल ई से रिप्रेजेंट करा जाता है इक्विवेलेंट लेंथ। इक्विवेलेंट लेंथ वो लेंथ होती है जो आफ्टर डिफॉर्मेशन हमारा कॉलम क्या करता है, टेंड टू टेक, जो लेंथ हमारे कॉलम की लगभग हो जाएगी। तो जैसे मान लिया अगर हमारी इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट लेंथ जो है चारों के लिए अलग अलग आएगी। तो बोथ एंड फिक्स जब होता है तो इक्विवेलेंट लेंथ हम लेते हैं L/2। क्यों, क्योंकि ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर बकल होता है, यानी हाफ पोर्शन बकल होता है LE/L/2। यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ इस, जब लोड अप्लाई होता है ऊपर से तो ये कुछ इस तरह से शेप ले लेगा। तो यहाँ पर हमारी LE जो होती है वो हो जाती है डबल, एक में हो गई हाफ, एक में हो गई क्या, डबल। जब एक फिक्स्ड होता है और एक हमारा हिंज्ड होता है तो इस तरीके से बकल होगा। तो यहाँ पर जो LE की वैल्यू आती है वो आती है L/√2 आती है। जब दोनों तरफ हिंज्ड होता है तो पूरा का पूरा कॉलम ही बकल होता है, तो इसलिए L ही बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर L हो जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट 4 कंडीशन है कॉलम्स की, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इक्विवेलेंट लेंथ की बात करी इसने ईलर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हम निकालते कैसे हैं ये हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो जो कॉलम्स होते हैं हमारे वो भी बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे शॉर्ट, दूसरे होते हैं हमारे मीडियम, और तीसरे होते हैं हमारे क्या, लॉन्ग। तो जो हम ये ईलर्स थ्योरी पढ़ते हैं वो बेसिकली किसके लिए पढ़ते हैं, हम लॉन्ग कॉलम्स के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, लॉन्ग कॉलम्स, ना शॉर्ट के लिए ना मीडियम के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, ज्यादातर लॉन्ग के लिए पढ़ते हैं। कौन सी थ्योरी, ईलर्स थ्योरी। तो कौन सा शॉर्ट होगा कौन सा लॉन्ग होगा वो डिपेंड करता है डायमीटर। अगर हमारी जो लेंथ है कॉलम की वो 8 गुना डायमीटर से कम है तो शॉर्ट, अगर 30 टाइम्स ज़्यादा है तो आपका लॉन्ग, और इस वाली रेंज में है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो कॉलम किसे कहते हैं, जो बोथ एंड से फिक्स्ड हो और जो वर्टिकल लोड लेता है उसको ही हम सिर्फ कॉलम बोलते हैं। अदरवाइज जो भी आपका होते हैं उनको हम स्टड्स यहाँ पर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज आती है स्लेंडरनेस रेशियो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ जाता है एग्जाम में। ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा बकल करता है कॉलम वो किसी रेडियस के अबाउट करता है, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उसका इक्विवेलेंट और रेडियस ऑफ जायरेशन का जो रेशियो होता है LE/K, उसको हम क्या कहते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पर कहते हैं। कि वो वाली जो हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन है उसके अबाउट जो आपका जो कॉलम होता है वो बकल करता है, तो उसके उसमें जो इक्विवेलेंट लेंथ है और रेडियस ऑफ जायरेशन है उसके रेशियो को क्या कहते हैं, हम स्लेंडरनेस रेशियो बोला जाता है। तो ये चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और चारों के डेरिवेशन हमने वीडियो में यहाँ पर करा रखे हैं आपको पहले ही। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं बताता हूँ डेरिवेशन अगर आपको समझने हैं जाके, तो जो चारों केस के जो ऑल 4 केसेस हैं, चारों ही केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं mx।
और उसको बराबर रख देते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। ये निकलता कैसे है mx, उसको बता देता हूँ। मान लिया ये हमारा कॉलम है जो बकल हो गया है, ठीक है, और वो इस वाली सेंट्रल एक्सिस से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, जो ये लेटरल डिफ्लेक्शन है वो कितना आ गया है y, कितना आ गया है y। ठीक है, तो हम किसी भी सेक्शन के अबाउट देख लेते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है y अंडर द लोड p, अंडर द लोड p। तो यहाँ पर जब मूवमेंट निकालोगे आप, तो मूवमेंट जो आएगा निकल के अबाउट सेक्शन x वो आएगा आपका पी वाई माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस का पी वाई। तो इस पी वाई को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये इस तरह से आपका इक्वेशन कवर हो जाएगी, इक्वल्स टू माइनस का पी वाई। फिर इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सारे डेरिवेशन सेम ही है, बस मूवमेंट की वैल्यू सब में चेंज होती रहेगी। इस तरीके से आ जाता है ये, और ई आई से डिवाइड कर देते हैं। फिर हम यहाँ ई आई यहाँ से हटेगा और ये ई आई आ जाएगा आपका यहाँ पर P अपॉन ई आई वाई इक्वल्स टू 0। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है सॉल्यूशन किसका, y का, कि y की वैल्यू क्या आ रही है, जो कि आती है कॉस एंड साइन की टर्म्स में। किस में आती है? कॉस एंड साइन की टर्म्स में। और वहां पर अंडर रूट पी अपॉन ई आई का एंगल चलता है, अंडर रूट पी अपॉन ई आई का क्या चलता है, एंगल चलता है। और ये फंक्शन होता है किसका, x का। उसके बाद जब हम यहाँ पर कंडीशंस लगाते हैं तब जाके हमारे को क्या मिलता है, यहाँ पर p की वैल्यू निकल के आती है लास्ट में। कांस्टेंट जब हम निकाल लेते हैं उसके बाद हमारी p की वैल्यू हमारी निकल के आती है। उस p का कंपैरिजन करते हैं हम यूलर्स लोड से। यूलर्स लोड से कंपेयर करने के बाद हमारी जाके क्या निकल के आती है, इक्विवेलेंट लेंथ निकल के आती है। ठीक है, तो सबके हर केस में मूवमेंट अलग होगा। जैसे ये तो बोथ हैंड हिंज्ड का है, सबके केस के लिए क्या होगा, मूवमेंट अलग अलग होगा। जैसे अगर बोथ हैंड फिक्स्ड है तो वहां पर आपका मूवमेंट भी एक्स्ट्रा आ जाता है कि एम नोट माइनस पी वाई आता है वहां पर। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आती है आपके निकल के। जैसे एक में आ रहा है कि पी डेल्टा माइनस वाई करना पड़ता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो आप नोट्स में देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मूवमेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। प्रोसीजर अप्रोच वही रहता है आपका चारों कंडीशनों के लिए। तो कोई भी डेरिवेशन आपका एग्जाम में आ सकता है, मेन है इसको तैयार करना। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने से ज्यादा तैयार करने वाला मैटर रहता है कॉलम के अंदर, कि कॉलम्स में आपको ये सब चीजें इसको तैयार करना है, याद रखनी है सारी वैल्यू को। इसमें फिर एक यूलर्स के बाद एक और रिसर्चर है जिनका नाम है रैंकाइन। उनके नाम पर एक रैंकाइन्स हाइपोथेसिस है, रैंकाइन हाइपोथेसिस, जो किसकी बात करती है यहाँ पर, रैंकाइन हाइपोथेसिस बात करती है कि कॉलम चाहे हमारा शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बना लेते हैं, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ईलर्स वाला जो फॉर्मूला है वो तो बात करता है किसकी, आपकी सिर्फ लॉन्ग कॉलम की। लेकिन रैंकाइन ने बताया कि हम दोनों के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि शॉर्ट कॉलम पे जो लोड आता है वो होता है सिग्मा सी ए से कैलकुलेट होगा, जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं। और लॉन्ग के लिए मैं यूलर का ही फॉर्मूला उठा लेता हूँ, जो क्या है हमारा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर पी रैंकाइन लोड निकालना है तो इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्रशिंग लोड कहते हैं इसको हम। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आता है वो रैंकाइन एक्सप्रेशन आता है, जो P बराबर क्या होता है, सिग्मा सी ए 1 प्लस ए एल ई बाई के का होल स्क्वायर। इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है रैंकाइन हाइपोथेसिस के अंदर, P इज इक्वल टू सिग्मा सी ए 1 प्लस ए एल ई बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, रैंकाइन हाइपोथेसिस की। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, देखो जो कॉलम्स के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा उसमें न्यूमेरिकल कैसा आएगा कि आपको एक कॉलम दे देगा, उस कॉलम के ऊपर लोड लगाएगा, एंड कंडीशंस देगा। तो यहाँ पे क्या क्या चेक करना पड़ेगा आपको, जब कॉलम का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें एक तो सबसे पहले तो ध्यान दोगे आप दोगे कि कौन सी एंड कंडीशन हमको दी हुई है। और हमेशा इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, ईलर्स फॉर्मूला लगेगा। 90% न्यूमेरिकल्स में ईलर्स फॉर्मूला लगेगा, कुछ में रैंकाइन फॉर्मूला भी लगेगा अगर वहां पर एक ही वैल्यू आपको देता है। अगर कुछ एक ही वैल्यू इस तरह से दी हुई है 1/700, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा कौन सा, रैंकाइन हाइपोथेसिस का। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू आती है। अदरवाइज आप हमेशा किसका फॉर्मूला यूज करोगे, यूलर्स फॉर्मूला यूज करोगे आफ्टर चेकिंग द एंड कंडीशंस। और आपसे निकलवाएगा क्या, वो निकलवाएगा कि यूलर लोड बताओ मेरे को कितना होगा। ठीक है, अगर वहां पे आपको तीसरी चीज जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी वो देता है, क्या देता है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से वहां पर उसको
डिवाइड करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब डिवाइड कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, सेफ लोड। उसको क्या बोला जाता है, हमारा सेफ लोड हम बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों रखा जाता है, ताकि लोड अगर वेरी भी करे तब भी हम उससे क्या कर सकें, कंट्रोल आपका कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम का एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। तो कहीं पर भी आपको न्यूमेरिकल आए तो आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे, एंड कंडीशन चेक करेंगे, ईलर्स फॉर्मूला लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो रैंकाइन फॉर्मूला भी लगाएंगे, ईलर लोड की के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एंड कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है अगली मिडिल थर्ड रूल की। ठीक है, एक टॉपिक है जो लास्ट आपका टॉपिक है इसका, वो है आपका यहाँ पर मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड रूल। ठीक है, और एक है आपका मिडिल क्वार्टर रूल। ये दो रूल आपके यहाँ पर हैं। तो मिडिल थर्ड रूल जो होता है आपका, वो क्या बात करता है कि जब भी हमारा कॉलम, आपका कोई भी कॉलम है, उस कॉलम पे अगर हम लोड क्या करें, इसेंट्रिक लगा लें। क्या लगा लें, इसेंट्रिक। अगर कोई लोड हमारा इसेंट्रिक लगता है जिसकी डिस्टेंस हमने क्या ले ली, ई, तो इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है कितना, डब्ल्यू ई से। तो यहाँ पर क्या होगा, दो चीज होंगी, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, एक तो आपका कौन सा स्ट्रेस आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, और दूसरा जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरा जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा बी से, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस है बेटा वो किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, सिग्मा डी से। तो दो स्ट्रेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं इस केस के अंदर, जब भी हमें इसेंट्रिसिटी दे रखा है, नहीं कॉलम जो लोड डब्ल्यू लगा वो यहाँ एक्सियली ना लग के कहाँ लगा, ई डिस्टेंस दूर पे लगा। तो हमको यहाँ पे ये देखना होता है कि इस ई की वैल्यू कितना रखी जाए कि हमारा कॉलम क्या ना हो, वो हमारा कॉलम ब्रेक ना हो। ठीक है, तो उसके लिए कैसे पढ़ते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे निकाली जाती है रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या निकाली जाती है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो दो केस होते हैं यहाँ पे, या तो वो हो जाएगी मैक्सिमम या फिर हो जाएगी वो मिनिमम। अगर मैक्सिमम करना है तो आपको दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, और अगर हमको मिनिमम करना है तो यहाँ पर उनको माइनस करना पड़ेगा। वाट एवर द बिगर, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो डायग्राम यहाँ पर देखोगे आप, तो अगर हमारा इन केस अगर बेंडिंग की वैल्यू क्या है, कम रहती है किससे, डायरेक्ट से। अगर डायरेक्ट की वैल्यू बड़ी है, डायरेक्ट स्ट्रेस अगर हमारा ज्यादा चल रहा है किसमें, इस वाले केस में बेंडिंग से, तो वाला उस वाले केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हमारा क्या हो जाता है इसके अंदर, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाए, आपकी ज्यादा हो जाए किससे, डायरेक्ट स्ट्रेस से, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है बहुत बड़ी, जिसको हम कहते हैं टेंशन, केस ऑफ टेंशन। ठीक है, तो रिवर्स लोडिंग वहां पर हो जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है, कॉलम के ऊपर टेंसिल भी काम करने लगती है। तो हमारा इस तरीके से कुछ यहाँ पर बन जाता है कि लोड आधा मतलब मोस्टली पार्ट तो कंप्रेसिव लोड में रहेगा, लेकिन कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट यहाँ पर रेड अलर्ट में आ जाता है। कुछ पार्ट किस में आ जाएगा, यहाँ पर रेड अलर्ट में आ जाएगा। तो कुछ जो पार्ट रेड अलर्ट में आया, ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर जो टेंशन आया, तो ये कंक्रीट के बनते हैं कॉलम आपके बेसिकली। तो कंक्रीट जो है सपोर्ट नहीं करता किसको, टेंसाइल लोडिंग को, तो इसको क्या माना जाएगा, केस ऑफ फेलियर। तो इससे हमें क्या बनना होता है, बचना होता है। और एक केस होता है जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या क्या वैल्यू ई का रखें कि हमारा जो है ये आपका फेल ना हो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केस ये वाला लेना पड़ेगा कि भाई जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए किससे, डायरेक्ट स्ट्रेस से। डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, डब्ल्यू बाई ए। बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, एम वाई अपॉन आई। तो एम की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ई, वाई की वैल्यू डालेंगे क्या, वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर टी बाई टू। वाई की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो क्या रखेंगे हम, टी बाई टू रख देंगे। तो सिग्मा बी की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, एम वाई अपॉन आई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, किस क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम लगा रहे हैं। तो अगर हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है, वो हमारा रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है। कैसा है, रेक्टेंगल, जिसकी ये बी है और ये डेप्थ है। ठीक है, तो उस पर हम देखेंगे, तो उस केस में जाके हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है क्या, कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमेशा हमें कम रखनी है। बेंडिंग स्ट्रेस हमें क्या रखनी है, हमेशा कम रखनी है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉलम है वो फेल ना हो, जिसकी वजह से कॉलम हमारा क्या नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। तो ई की वैल्यू जो है वो हमारी मिडिल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वो आ जाएगी यहाँ पर डी,
डब्ल्यू ई इंटू डी डिवाइड बाई 2EI। 2EI तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, y की वैल्यू होती है d/2 और i की वैल्यू क्या हो जाएगी BD³/12। i की वैल्यू क्या हो जाएगी BD³/12, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। या i की दूसरी वैल्यू भी होती है AK²। i की दूसरी वैल्यू भी होती है एरिया इंटू K²। तो WE/D/2 और i की वैल्यू रखेंगे AK², क्योंकि यहाँ पर a इस वजह से हमने ऐसा करा, वरना हम BD³/12 ही रखते। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन W/A। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल। तो W से W कैंसिल हो गया, यहाँ पर एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2K² डिवाइड बाई D। तो E की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 2K² D से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें किसकी, रेक्टेंगल की, अगर हम बात किसकी करें, रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में I की वैल्यू जो होगी IYY, क्योंकि बेंडिंग जो होगी इस IYY के अबाउट होगी, क्योंकि लोड लगा हुआ है यहाँ पर, तो IYY का वैल्यू आ जाएगा हमारा AKYY का होल स्क्वायर। KYY का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी IYY/A, है ना। KYY की स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी IYY/A, और IYY की वैल्यू जो है वो क्या है DB³/12, और एरिया कितना है B/D। तो B से B2 हो जाएगा, D से D कट जाएगा, तो ये आएगा B²/12। तो ये कितना आ जाएगा B²/12 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो IYY के लिए क्या निकाली हमने, BD³/12, ठीक है। जहां पर हमने B की वैल्यू रख रखी है DB³/12 और एरिया रख रखा था B/2, तो IYY के लिए KYY² कितना आ जाएगा यहाँ पर निकल के B²/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा B²/12। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहां पर, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो E लेस देन 2 इंटू B²/12 और इंटू D, ठीक है। तो D की जगह हम रखेंगे यहाँ पर B, और 2 6 जा 12, तो E की वैल्यू आ जाएगा B/6। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू B/6। तो E की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, अब B/6 हो गई, और ये कितनी हो गई B/6 हो गई। B/6 प्लस B/6 कितना होता है, B/3 होता है। B/6 प्लस B/6 कितना होता है, B/3 होता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिडिल थर्ड रूल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मिडिल थर्ड रूल। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका रेक्टेंगल है, जो आपका रेक्टेंगल है और उसकी जो ये सिमेट्रिक एक्सिस है, वहां से लोड आप कितना रखोगे, वहां से लोड हम कितना रखेंगे। तो यहां से जो लोड आपका आएगा, इधर को B/6 जाएगा, लेफ्ट को B/6 जाएगा, अप साइड B/6 जाएगा, और डाउन साइड भी कितना जाएगा B/6। तो टोटल जो एरिया आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कोर एरिया। तो इस कोर एरिया के अंदर ही आप क्या करोगे, उस इसेंट्रिक लोड को अप्लाई करोगे, जिसकी वजह से कंक्रीट के अंदर टेंशन पैदा नहीं होने की। इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल, क्योंकि ये पूरी जो साइड आती है ये कितनी आती है D/3, और ये भी कितना आ जाता है B/3, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिडिल थर्ड रूल। ये होता है रेक्टेंगल के लिए। अगर यही चीज आप बात करोगे किसके लिए, अब सर्कल के लिए बात करोगे कि कितना सर्कल का एरिया आना चाहिए, तो वो चीज आती है आपकी D/4, और कॉन्सेप्ट यूज होता है सेम। इसको बोलते हैं मिडिल क्वार्टर रूल। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल क्वार्टर रूल। D/4 पे काम करता है, और इसको जो हमारा कोर एरिया है इसको हम कर्नल एरिया भी बोलते हैं। मिडिल क्वार्टर रूल, मिडिल क्वार्टर रूल जो किस बेसिस पे काम कर रहा है कि जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 2K² पे। इसमें हम K की वैल्यू पुट करते हैं, तब जाके I की वैल्यू पुट करते हैं। फिर हमारा I की वैल्यू क्या होती है सर्कुलर सेक्शन के लिए, वो होती है आपकी π/64 इंटू D⁴। इसके बेसिस पे जाके हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है D/8 आती है। कितनी आती है D/8। तो एक तरफ से कितनी आएगी D/8 आती है, तो दूसरी तरफ कितनी होगी, लेफ्ट साइड भी D/8, अप साइड भी कितनी होगी D/8, और डाउन साइड भी कितनी होगी D/8। और D/8 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है D/4। क्या आएगा आंसर, D/4 आ जाएगा। तो D/4 से हम क्या निकालेंगे, मिडिल क्वार्टर रूल। ये क्या कहलाएगा हमारा, मिडिल क्वार्टर रूल हमारा कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, मिडिल
मिडिल थर्ड रूल और दूसरा जो है आपका मिडिल क्वार्टर रूल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रूल्स। तो इसका रूल का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो ई की वैल्यू आपको कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है d/3 पर, और दूसरे केस में रखनी है कहाँ पर, d/4 पर, ताकि आपका जो कॉन्क्रीट है वो सिर्फ कहाँ रहे, अंडर कंप्रेशन रहे, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो, अदरवाइज वो क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। तो आई होप कि आपको ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर आपको अप्रोच का ध्यान रखना है कि हमारे को किस अप्रोच से क्लियर करना है, कि हमारे जो टॉपिक हैं वो दो टॉपिक हैं, यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग्स हैं और आपके क्या है, कॉलम्स हैं। स्प्रिंग्स में आपके दो केस दिए हुए हैं यहाँ पर, हेलिकल, और दूसरा केस है हमारा क्या यहाँ पर, इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग, जिसे हम लैमिनेटेड स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक तो यहाँ पर है, इसमें भी दो केस हैं फिर आपके, एक आपको ओपन का पढ़ना होता है और एक आपको पढ़ना होता है क्लोज्ड का। ऐसी कॉलम में 4 केस हैं, 4 केस आपके कॉलम के अलग अलग कंडीशन के, है ना, जिसमें एक में एल ई बराबर एल है, एक में एल ई बराबर L/2 है, एक में एल ई बराबर L/√2 है, एक में एल ई बराबर 2L है। तो ये चारों कंडीशन के कॉलम्स के आपको पढ़ने हैं। और फिर लास्ट में जो है यहाँ पर स्प्रिंग्स और कॉलम्स के बाद जाके 2 रूल और हैं आपके क्वेश्चन यहाँ पर। एक तो आपका बनता है मिडिल थर्ड रूल का, और एक बनता है आपका किसका, मिडिल क्वार्टर रूल का। ठीक है, तो यहां पर जो आपको पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल जो है वो स्प्रिंग के हेलिकल पोर्शन से 100% मिलेगा और एक न्यूमेरिकल मिलेगा कॉलम से। तो 2 न्यूमेरिकल जो है आपको 100% पेपर में मिलते हैं देखने को, एक स्प्रिंग से और एक आपका कॉलम से। ठीक है, और मिडिल थर्ड रूल की सिग्निफिकेंस के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में आपको वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हमने यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपका कवर करे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आपका, सॉरी यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारा ये कॉलम और आपका स्टड्स, 2 टॉपिक आपके यहाँ पर हैं, तो इसको हमने कवर किया। तो आपको यहाँ पे आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हमें थ्योरी और डेरिवेशन को अप्रोच करना है और न्यूमेरिकल्स कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।